बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अली शेर टीवी द हिस्ट्री में खुश आमदीद। दोस्तों, क्या आप स्क्रीन पर नज़र आने वाले फिगर को पढ़ सकते हैं? मुझे भी ये फिगर पढ़ने में काफ़ी दिक्कत हुई। ये डॉलर्स की वो रकम है जितने की 2023 में चाइना ने एक्सपोर्ट्स की। ये रकम 292 बिलियन डॉलर है। दोस्तों, इस फिगर को काफ़ी अरसा से दुनिया का कोई दूसरा मुल्क पकड़ नहीं पाया है। अहले फिक्र का कहना है कि अगर चीन इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो दुनिया की कोई ताकत चीन को सुपर पावर बनने से नहीं रोक सकती। मगर चीन ने यह सफ़र कोई अचानक शुरू नहीं कर दिया। इसके पीछे चाइना की एक लंबी दास्तान है। जब पूरी दुनिया जहालत के अंधेरों में गुम जंगी सामान तैयार कर रही थी ताकि वो एक दूसरे को जंग में हरा सकें, तब भी चाइना को नित नए इजादात करने से फुर्सत नहीं थी। चाइना का ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और चाइना यहाँ तक कैसे पहुँचा, आज की वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हम अपनी अगली वीडियो में दोबारा मिल सकें। चाइना की तरक्की की कहानी शुरू होती है 206 कबल मसीह पहले। चाइना में एक शख्स गुजरा जिसका नाम लियू यन था। ये एक आम सा आदमी था जिसका हान नामी एक खानदान से ताल्लुक था और ये इस खानदान का पहला शहंशाह बना। इसके दौर में चीन ने साइंस और दीगर शोबों में बहुत तरक्की की। हान खानदान का दौर चीन के सुनहरी दौर के तौर पर याद रखा जाता है। इस दौर की सबसे पहली इजाद वो थी जिसने दुनिया बदल दी। वो इजाद थी कागज। ये वो इजाद है जिसके बगैर हम आज भी नामुकम्मल हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि जो कागज हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है वो कैसे इजाद किया गया? ये कोई करीब की नहीं 100 कबल मसीह पहले की कहानी है कि इसी खानदान के एक शहंशाह जिसका नाम हुटाई था, इसी की हुकूमत में एक वजीर काई लियोन था जिसने कागज की सनत का आगाज किया। इससे पहले लोग लिखने के लिए रेशम का कपड़ा, लकड़ी और चमड़े जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इन चीज़ों को लिखने के काबिल बनाने के लिए मेहनत, वक्त और पैसा तीनों चीज़ें दरकार होती थी। तो काई लियोन ने कागज़ कैसे बनाया? दोस्तों, काई लियोन ने कागज़ बनाने के लिए शहतूत की छाल और भंग के चिथड़ों को अच्छी तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और इसको पानी में डुबो दिया। बाद में मैश करने के बाद धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया। बस कुछ इसी तरह इसने दुनिया का पहला कागज बनाया। दोस्तों, दूसरी बड़ी इजाद इसी खानदान के सस्पेंशन पुल थे। चाइनीज ये दावा करते हैं, जिसको तारीख दान भी दुरुस्त मानते हैं, कि सबसे पहले पुल भी इसी खानदान के दौर में रस्सियों की मदद से इजाद किए गए। 90 की दहाई के बाद हान खानदान के ही कुछ लोगों ने रस्सियों के इन पुलों को तख्तों की मदद से भी बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पुल मजीद बेहतर हुए और इनमें खूबसूरती भी पहले से बढ़ गई। चलते हैं तीसरी बड़ी इजाद की तरफ। दोस्तों, पहली कबल मसीह में चीन वो पहला मुल्क था जिसने कानकुनी के लिए ड्रिल मशीन इजाद की। जी हाँ दोस्तों, चीन वो पहला मुल्क था जिसने गहराई तक खुदाई करने के लिए कुछ ऐसे आलात बनाए जिसने गहराई वाली खुदाई को आसान बना दिया। इन्हीं आलात की मदद से पहाड़ों में रास्ते बनाना, नमक के हसूल के लिए हजारों फीट गहराई में खुदाई करना। चाइना ने जो तकनीक आज से सदियों पहले इस्तेमाल की, इसी से मिलती जुलती तकनीक्स इस वक्त तेल वगैरह निकालने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। आपने पुराने दौर में जंग के दौरान इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों के बारे में सुना है? इन गाड़ियों को व्हील बरोस कहा जाता था। ये गाड़ियां जंग के दौरान जंगी सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए बहुत कारगर साबित हुई थी। इन गाड़ियों का मुअज्जद भी चीन ही है। हजारों साल पहले चोको लियांग, जो एक चाइनीज जनरल थे, इन्होंने जंग के दौरान इस गाड़ी का इस्तेमाल किया। दोस्तों, आपने कभी सेस्मोग्राफ का नाम सुना? ये वो आला होता है जो ज़ल्ज़लों के दौरान ज़ल्ज़ले की शिद्दत को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये आला ये भी बताता है कि ज़ल्ज़ला कितनी देर तक आता रहा। कदीम दौर में चीन के एक साइंसदान जोंग बेंग, जो एक माहिर फल्कियात थे, इन्होंने बहुत सी इजादात की। यहाँ तक के वक्त देखने के लिए घड़ियाँ भी इजाद की, लेकिन इनको शोहरत सिस्मोलॉजी में मिली। इन्होंने सबसे पहले ज़ल्ज़ले की शिद्दत को मापने वाला आला तैयार किया। आले को बनाने के बाद इन्होंने 132 ईस्वी में शाही दरबार में पेश किया। ये आला बहुत सादे से कवानीन पर अमल करता था। ये आला एक बर्तन नुमा था जिसके इतराफ में ड्रैगन्स बने हुए थे। इन ड्रैगन्स के मुंह में
बॉल्स रखी हुई थी और ठीक इन ड्रैगन्स के नीचे मेंढक का एक मुजस्समा मुंह खोले बैठा होता था। इस बर्तन को एक हमवार जगह पर रख दिया जाता था। जब भी इसके अतराफ में हल्की सी भी वाइब्रेशन होती तो ये बॉल ड्रैगन के मुंह से निकलकर इस मेंढक के मुंह में गिर जाता, जिसके नतीजे में अच्छी खासी आवाज पैदा होती थी। एक वाकया बयान किया जाता है कि इस दौर में एक दफा ड्रैगन के मुंह से बॉल निकलकर मेंढक के मुंह में गिर गई थी, मगर दरबारियों ने सोचा कि ऐसा गलती से हो गया है क्योंकि इनको जल्जला तो महसूस ही नहीं हुआ था। मगर कुछ दिन बाद पता चला कि शहंशाह के दरबार से 400 मील दूर किसी गांव में जल्जला आया था और इसने काफी नुकसान भी पहुंचाया। अब थोड़ी खेती बाड़ी की बात कर लेते हैं। दोस्तों, खेती बाड़ी किस मुल्क में नहीं होती। आजकल खेती बाड़ी के जदीद तरीन तरीके आ चुके हैं, मगर खेती बाड़ी करने के लिए आज भी हल का इस्तेमाल किया जाता है। ये इजाद भी चाइना से शुरू हुई। 600 कबल मसीह पहले चाइना ने खेती बाड़ी करने के लिए लोहे के हल का इस्तेमाल शुरू किया था। फिर 100 साल के बाद हान डायनेस्टी की हुकूमत के दौरान ही इस हल का नया डिजाइन बनाया गया। ये हल इस दौर की जदीद इजाद थी और इस इजाद को ऑन कहा जाता था। आजकल जिस जदीद आले का खेती बाड़ी में इस्तेमाल किया जाता है, इसका डिजाइन ऑन से ही लिया गया था। दोस्तों, ये शक्ल तो आपने देखी ही होगी। ये बहरी जहाज का स्टीयरिंग है। पहली सदी ईस्वी में बहरी जहाज के स्टीयरिंग की इजाद का सहरा भी चीनियों को ही जाता है, क्योंकि इससे पहले मल्लाह चाहे छोटा जहाज हो या बड़ा, जहाज के निचले हिस्से में बैठकर चप्पू चलाते थे। बेशक ये काफी थका देने वाला काम था। कोलंबस ने जो अमेरिका फतह किया था, इस जहाज को भी इसी तरह का स्टीयरिंग लगा हुआ था, जो डिजाइन हजारों साल बाद चाइना से मगरिब तक पहुंचा था। यहाँ अगर मैं दोस्तों ये कहूँ कि कोलंबस को अमेरिका फतह करने में भी चाइनीज का हाथ है तो ये गलत नहीं होगा। दोस्तों, चीन की दरियाफ्तों का जिक्र हो रहा हो और रेशम का जिक्र ना हो, ये तो नाइंसाफी होगी। चीन की सबसे शानदार और बेमिसाल इजाद रेशम था। ये चाइना ही था जिसके दरबारों में रेशम बनाने का राज इस तरह सिगा राज रखा जाता था जैसे आज एटम बनाने का राज रखा जाता है। चाइनीज रेशम तैयार करके मगरिबी ममालिक में बेचते थे और इसका मोल वो लगाते थे जो शायद आज तक मांगने की किसी में हिम्मत ना हो। जी दोस्तों, चाइनीज जितनी वजन में रेशम देते थे, इतने ही वजन में सोना भी लेते थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अब आपको काफी हद तक समझ आ गई होगी कि तरक्की किसी को डब्बे में बंद गिफ्ट नहीं मिलती। इसके लिए एक तवील मेहनत दरकार होती है। ऐसे ही नहीं, मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो, इसके लिए चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। ये भी इस बात की दलील है कि चाइना शुरू से ही हिकमत में सबसे आगे है। आज की वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहूँगा। अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर।